पचमढ़ी एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां 12 महीने सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ एक से बढ़कर एक शानदार होटल हैं। इन्हीं में सेठ दीनानाथ का मयूरी होटल भी है। होटल के सामने सुल्तान का एक छोटा सा ढाबा है जहां सुल्तान कबाब पाव बेचकर अपना घर चलाता है। दीनानाथ इस ढाबे को हर हाल में अपने होटल के सामने से हटाना चाहता है, लेकिन वो ढाबा हटाने में सफल नहीं हुआ। इसी बीच सुल्तान की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सुल्तान की मौत से उसका परिवार परेशानी और दुख में आ जाता है। आप हमें मझधार में छोड़कर चले गए, अब ये घर कैसे चलेगा? बेटे की परवरिश कौन करेगा? पापा कबाब पाव बेचकर घर चलाते थे, अब मैं दुकान पर बैठूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ, मैं ढाबा चलाऊंगी। कल से मैं कबाब पाव बेचूंगी। सुल्तान का ढाबा 3 दिन के बाद फिर खुलता है और ढाबे में कबाब पाव बनकर बिकने लगते हैं। ग्राहकों में एक गुंडा है जो दीनानाथ का भेजा हुआ है। ये गुंडा ढाबे में तोड़फोड़ करने लगता है। हिना उस गुंडे को रोकने की कोशिश करती है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मेरा ढाबा क्यों तोड़ रहे हो? तुम अपना ढाबा यहाँ से हटा लो, ये होटल के सामने अच्छा नहीं लगता। दीनानाथ का गुंडा ढाबे में तोड़फोड़ करने लगता है। अचानक डरी हुई हिना में ताकत आ जाती है और वो गुंडे का मुकाबला करती है और उसे मारकर भगाती है। सेठ दीनानाथ जो अपनी गाड़ी में छुपकर बैठा है, ये देखकर हैरान होता है। दीनानाथ के गुंडों की अक्ल ठिकाने लगाकर हिना अपने घर आती है। अम्मी, आपने तो आज कमाल कर दिया। गुंडों की क्या गजब धुलाई की है, मजा आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की हीरोइन विलेन को पीट रही हो। हाँ बेटा, मैं भी ये सोचकर हैरान हूँ कि उस समय मेरे पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई। आज अब्बू होते तो और मजा आता। मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे तुम्हारे अब्बू उस समय मेरे साथ थे। तभी सुल्तान की आत्मा वहाँ प्रकट होती है जो सिर्फ हिना को दिखाई देती है, बेटे को नहीं। सुल्तान की आत्मा हिना से कहती है, तुमने सही पहचाना हिना, उस समय मैं तुम्हारे साथ ही था। आप यहाँ? हाँ, मैं सुल्तान की आत्मा हूँ। हिना, जब दीनानाथ के गुंडे ने ढाबे पर हमला किया और तुम डर गई, तब मैं तुम्हारे शरीर में समा गया था। इसका मतलब मेरे अंदर जो ताकत थी वो आप ही थे? हाँ, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन आपका तो एक्सीडेंट हो गया था। मेरे एक्सीडेंट और मौत का भी एक रहस्य है। ये सब कुछ मैं समय आने पर बताऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना और बेटे का भी। सुल्तान की आत्मा गायब हो जाती है। हिना भावुक होकर उसे इधर उधर देखती है। सुल्तान, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अम्मी, आप किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं बेटा, किसी से नहीं, बस तुम्हारे अब्बू की याद आ रही थी। हिना अब सेठ दीनानाथ से टकराने का मन बना लेती है। निडर होकर अपना ढाबा खोलती है। सेठ दीनानाथ हिना की हिम्मत देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दीनानाथ एक तांत्रिक से मिलता है और अपनी सारी कहानी बताता है। तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र की तैयारी के साथ सुल्तान के ढाबे पर आता है। ये ढाबा अपशगुन है, इस बस्ती के लिए मनहूस है, इसे यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। बाबा, इस ढाबे से मेरा घर चलता है, ये किसी के लिए मनहूस कैसे हो सकता है? मैंने अपनी शक्ति से देख लिया है, इस ढाबे में आत्मा का साया है। मैं इसे अभी अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगा। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़कर उस ढाबे पर जल छिड़कता है। ढाबे में आग लग जाती है। हिना घबराकर अपने पति को याद करती है। पति की आत्मा प्रकट होकर ढाबे की आग बुझाती है। तांत्रिक आत्मा को देखकर तुरंत उस पर जल छिड़कता है। आत्मा और तांत्रिक के बीच जादुई लड़ाई होती है। आखिर में तांत्रिक उस आत्मा को अपने काबू में कर लेता है। मैंने कहा था यह आत्मा का साया है, देखो मैंने इसे पकड़ लिया है। मुझे इंसान से आत्मा सेठ दीनानाथ ने बनाया है। क्या मतलब? मेरा ढाबा सेठ दीनानाथ की आंखों में शुरू से ही खटक रहा था। उसने मुझे यहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की। जब मैं नहीं माना तो उसने अपने गुंडों से मेरी हत्या करा दी और एक्सीडेंट का नाम दे दिया। क्या तुम सच बोल रहे हो? तांत्रिक, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि दीनानाथ ने मुझे मारा है, फिर भी तुम मुझे झूठा समझते हो। तो मेरे ढाबे को उजाड़ दो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी पत्नी और बेटे की हत्या करनी होगी।
क्योंकि इस ढाबे के उजड़ने के बाद उनका जीवन भी उजड़ जाएगा। दीनानाथ ने मुझे अंधेरे में रखा है। मैं किसी निर्दोष को नहीं मार सकता, चाहे वो आत्मा ही क्यों ना हो। क्या सचमुच तुम मेरे ढाबे का नुकसान नहीं करोगे? नहीं, आज से मैं तुम्हारे ढाबे की रक्षा करूंगा। अब तुम्हारी पत्नी निश्चिंत होकर यहाँ कबाब पाव बेच सकती है। शुक्रिया बाबा, एक आत्मा का दर्द समझने के लिए आपका शुक्रिया। तांत्रिक बाबा सुल्तान के ढाबे की रक्षा का आश्वासन देकर वहां से चला जाता है। तांत्रिक बाबा के आशीर्वाद और गांव वालों के सहयोग से सुल्तान का ढाबा पहले से ज्यादा चलने लगता है। सुल्तान की आत्मा का रहस्य खुल जाता है, इसलिए अब ये ढाबा भूत के कबाब पाव के नाम से मशहूर हो जाता है। दूर दूर से लोग भूत के कबाब पाव खाने आने लगते हैं। भूत के कबाब पाव अब पचमढ़ी की पहचान बन जाते हैं। रात के करीब 1 बजे का समय था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और मोहन अपनी साइकिल पर सवार होकर फैक्ट्री से घर लौट रहा था। वो चलते चलते मन ही मन सोच रहा था कि काश आज कहीं से खाने को बर्गर मिल जाते तो मजा आ जाता। बर्गर खाकर रात गुजार लेता और फिर खाना बनाने की नौबत से बच जाता। वो ये सब सोचते हुए चलते जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक बर्गर की रेहड़ी पर पड़ी। सड़क पर एक जगह रात को भी कोई बर्गर बेच रहा था। मोहन बर्गर खरीदने के लिए उस रेहड़ी पर रुक जाता है। भाई बर्गर मिल सकता है क्या? यहाँ बर्गर ही मिलता है और वो भी बहुत सस्ता। अच्छा सस्ते में? भाई कितने का है? सिर्फ 5 रुपए का एक बर्गर, 5 रुपए का। बर्गर की कीमत 5 रुपए सुनकर मोहन हैरत में पड़ जाता है और उसे बर्गर वाले पर कुछ संदेह होता है। वो बर्गर वाले की तरफ ध्यान से देखता है तो भय से कांपने लगता है। बर्गर वाले की आंखें लाल अंगारों सी जल रही होती है और चेहरा कुछ नीला नीला नजर आता है। कौन हो तुम? तुम मुझे बर्गर वाले तो नहीं लगते, भूत तो नहीं हो ना? सही समझा तूने, मैं भूत ही हूँ, भूत या बर्गर वाला। अब चुप कर और बर्गर खा, नहीं तो मैं तुझे ही बर्गर बना दूंगा, समझा? ये कहते हुए बर्गर वाला अपने असली भूतिया रूप में आ जाता है और मोहन को जबरदस्ती बर्गर खिलाने की कोशिश करता है। मोहन जैसे ही उसका बर्गर खाने लगता है तो अचानक ही वो बर्गर केचुओं का गुच्छा बन जाता है और फिर मोहन उन केचुओं को फेंककर वहाँ से भाग लेता है। बचाओ बचाओ, भूत भूत है, ये बर्गर वाला भूत है। अपनी साइकिल तो लेता जा। मोहन चिल्लाता हुआ भागा ही जा रहा होता है कि तभी सामने से पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाले उसे इतनी रात को चिल्लाते देखकर गाड़ी रोक लेते हैं। क्यों रे, इस तरह क्यों चिल्ला रहा है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है तू? मोहन हांफते हुए पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है और फिर उनसे मदद मांगता है। साहब, वहाँ भूत के पास मेरी साइकिल रह गई, अगर आप उससे मेरी साइकिल दिला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। तुझे जरूर बावले कुत्ते ने काटा होगा, इसीलिए तू पागल हो गया है। अबे गधों के राजा, हम रात भर सड़कों पर घूमते हैं, हमें तो कोई भूत बर्गर नहीं खिलाता, तुझे भूत ने बर्गर खिलाया है? झूठा कहीं का। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, वहाँ सचमुच एक भूत रेहड़ी लगाकर बर्गर बेच रहा है। अच्छा तो चल चल बैठ गाड़ी में और हमें भूत भाई के बर्गर वाली रेहड़ी दिखा। चला चलो साहब। ये कहकर मोहन पुलिस वालों की गाड़ी में बैठ जाता है और उन्हें उसी जगह पर ले जाता है। मगर अब वहाँ कोई रेहड़ी नहीं होती है, वहाँ बस मोहन की साइकिल ही खड़ी मिलती है। कहाँ है भूत और कहाँ है भूत की बर्गर वाली रेहड़ी? यहाँ तो बस तेरी साइकिल ही खड़ी है। साहब सच में यहीं पर एक रेहड़ी थी और उस पर एक भूत बर्गर बेच रहा था और पता नहीं भूत कहाँ चला गया। हमें भोंदू मत बना भूतनी के, जरूर तूने कोई नशा किया होगा और फिर नशे में तेरे साथ ये सब कांड हुआ होगा। मन के वहम को सच्चाई बनाने की कोशिश करता है। नहीं साहब, भले मेरी डॉक्टरी करवा लो, मैंने कोई नशा नहीं किया है, मैं तो फैक्ट्री से नौकरी करके लौट रहा था। अब और हमें उल्लू मत बना, समझा? सीधे सीधे अपनी साइकिल उठा और घर भाग जा, वरना पिछवाड़े से बंदर का मौसा बना दूंगा। इतने लठ मारूंगा कि गिने भी ना जाएंगे तुझसे। पुलिस वाले के ये कहने पर मोहन चुपचाप अपनी साइकिल उठाकर उस पर सवार हो जाता है और फिर चुपचाप अपने घर निकल लेता है। इस घटना के दिन के बाद शहर की एक कॉलोनी में देर शाम डमरू नाम का एक बालक अपनी माँ से बर्गर खाने को लेकर जिद कर रहा होता है। बेटा, रोज रोज ठूस ठूस कर बर्गर खाते हो, एक आध दिन छोड़ भी दिया करो। बर्गर खा खा कर कितने मोटे हो गए हो। मुझे खाना है, जल्दी से फोन कर दो, बर्गर मंगा दो, भाषण मत दो माँ। मैं भाषण दे रही हूँ?
आने दे आज तेरे पिता को। तेरे ऐसी चीजें खाने पर बैन ही लगवा दूंगी, समझा? लगवा देना बैन, नहीं खाऊंगा, पर आज आखिरी बार तो मंगवा ही सकती हो। जल्दी से मंगवा दो माँ। ठीक है, मंगवा देती हूँ। आखिरी बार, आज के बाद रोज रोज नहीं मांगेगा। हाँ हाँ नहीं मांगूंगा, बस खुश। इस तरह डमरू की जिद करने पर उसकी माँ 2 बर्गर का ऑर्डर कर देती है और फिर कुछ देर बाद ही डोरबेल बज उठती है। डमरू की माँ दरवाजा खोलती है तो सामने डिलीवरी बॉय को खड़ा पाती है। ये लो 2 बर्गर का ऑर्डर। इतनी रात को बर्गर खाना जरूरी था क्या? इससे तुम्हें क्या? तुम क्यों पूछते हो? बस वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि इस समय लोग अक्सर घर में खाना बनाकर खाते हैं। डिलीवरी बॉय की लाल लाल बाहर को उभरी हुई आंखें और चेहरे का नीला रंग होता है। ये सब देखकर डमरू की माँ अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा जाती है, मगर फिर भी वो उस डिलीवरी बॉय को धमकाने से बाज नहीं आती। शक्ल से तो तू भूत दिख रहा है। तुझे इस काम पर रख किसने लिया? ला दे बर्गर और अपना रास्ता नाप। भूत से मिलना है तो उससे भी मिलवा दूंगा। अब अपने ये बर्गर संभालो और मैं चला। ये कहकर डमरू की माँ उससे बर्गर लेकर अंदर चली जाती है और डिलीवरी बॉय भी चला जाता है। उधर डमरू बर्गर देखते ही उन पर टूट पड़ता है, मगर जैसे ही वो बर्गर खाने की कोशिश करता है तो बर्गर अचानक बदबूदार कचरे में बदल जाता है और डमरू उसे मुंह से बाहर थूकते हुए चीखता है। ये क्या मंगाया है माँ? ये तो कचरा है, कूड़े के ढेर का कचरा। फिर वो दूसरा बर्गर देखती है तो और अधिक आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि दूसरा बर्गर तो जीते जागते केंचुओं से बना था। ये देखते ही वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है और तभी वहाँ भूत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। बर्गर खाएगा? खा लेना बर्गर, कूड़ा कचरा केचुआ, खा खा खा। कौन है? तभी वो डिलीवरी बॉय भूत बनकर उनके सामने प्रकट हो जाता है और डमरू और उसकी माँ डर से चीखने लगते हैं। बचाओ! बचाओ! भूत! भूत! हमारे घर में भूत! खूब चिल्लाओ, जितना चाहे चिल्लाओ, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हारी चीख नहीं सुन सकता। पर तुम चाहते क्या हो? मोटू डमरू बर्गर पिज्जा ना जाने क्या क्या जंक फूड खाता रहता है, कितना मोटा हो गया है। अब मैं तुझे खाऊंगा। पर तुम मुझे क्यों खाओगे? क्योंकि जंक फूड खाने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। भूत, मुझे माफ कर दो। मैं जंक फूड खाना छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ेगा, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं घर में बने पौष्टिक चीजें ही खाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। अच्छा ठीक, तुझे छोड़ देता हूँ, पर याद रखना अपनी ये कसम अगर तू भूला तो मैं फिर लौट कर आ जाऊंगा। नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। ये कहकर भूत एकाएक गायब हो जाता है और फिर उस दिन के बाद डमरू बर्गर, पिज्जा आदि जंक फूड खाने की कभी जिद नहीं करता।